हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का फिर से आपके अपने चैनल राइजिंग स्टार क्लासेस पर। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को श्रद्धा मनु चैप्टर के अंतर्गत जितने भी पद्यांश आपके किताब में दिए गए हैं उन सभी पद्यांशों का उत्तर आज मैं आपको कराने वाला हूं। ठीक है, तो वीडियो को पूरा देखिएगा क्योंकि पद्यांश से 10 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है और कई बार ऐसा देखा गया है कि जो आपके किताब में पद्यांश दिए गए हैं और उस पर आधारित प्रश्न दिए गए हैं सेम टू सेम वही पद्यांश पेपर में आ जाता है। ठीक है, पिछले साल भी कई पेपर में सेम टू सेम आपके किताब का ही पद्यांश दे दिया गया था। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, कैसे आपको लिखना है ये भी बताया जाएगा। तो सबसे पहला है गीत चैप्टर पे आधारित पद्यांश। ठीक है, केवल एक ही पद्यांश दिया गया है। पहला क्या दिया है कि बीती विभावरी जागरी, अंबर पनघट में डुबो रही, तारा घट ऊषा नागरी, खग कुल 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 सा बोल रहा, किसलय का अंचल डोल रहा, लो यह लतिका भी भर लाई, मधु मुकुल नवल रस गागरी, अंधरों में राग अमंद पिए, अलकों में मलयज बंद किए, तू अब तक सोई है आली, आँखों में भरे विहागरी। ठीक है, तो यह पद्यांश दिया गया है गीत चैप्टर का। पहला प्रश्न है कि पाठ का शीर्षक तथा कवि का नाम लिखिए। तो पाठ का जो शीर्षक है वह गीत है। ठीक है, श्रद्धा मनु नहीं रहेगा, गीत रहेगा। और कवि का क्या नाम है? तो कवि का नाम है जयशंकर प्रसाद। कौन है? तो जयशंकर प्रसाद जी हैं। अब आपको पेपर में कैसे लिखना है? तो सेम टू सेम ऐसे ही लिखना है। अगर यही पद्यांश आपके पेपर में आ जाता है तो सबसे पहले आपको हेडिंग डालना है। जो पद्यांश दिया जाएगा उसके शुरुआत के 1-2 शब्द लिखना है, यानी बीती विभावरी, और बीच में डॉट 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 लगा करके लास्ट का 1-2 शब्द लिख देना है, यानी विहागरी। तो इससे पता चल जाता है कि आपने यही पद्यांश हल किया है, क्योंकि अथवा में भी तो दिया रहता है एक पद्यांश। तो आपको ऐसे ही हेडिंग डाल देना है। फिर पहला क्वेश्चन जो दिया होगा उसका नंबर डाल करके उत्तर लिखना है। तो पाठ का शीर्षक गीत है और कवि का क्या नाम है? तो जयशंकर प्रसाद। दूसरा क्वेश्चन पूछा गया है कि रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो कहाँ तक हमें व्याख्या करना है? बीती विभावरी जागरी, अंबर पनघट में डुबो रही, तारा घट ऊषा नागरी। इसका हमें व्याख्या करना है, यानी अर्थ लिखना है। तो हेडिंग डालना है आपको रेखांकित अंश की व्याख्या। क्या लिखेंगे इसमें? इसका अर्थ क्या हो जाएगा? तो इस पद्यांश में एक सखी दूसरी सखी से कहती है कि हे सखी, रात बीत गई है, अब तो तुम जागो, गगन रूपी पनघट में उषा रूपी नायिका तारा रूपी घटे को डुबो रही है। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा? ये रेखांकित अंश की व्याख्या हो जाएगा। तीसरा प्रश्न है कि इस काव्यांश में तीसरा प्रश्न क्या है कि इस कविता में कौन सा अलंकार है? तो इस कविता में अनुप्रास, उपमा, मानवीयकरण, पुनरुक्ति प्रकाश एवं यमक अलंकार है। ठीक है, इतने अलंकार का प्रयोग किया गया है। अनुप्रास अलंकार का, उपमा अलंकार का, मानवीयकरण, पुनरुक्ति प्रकाश और यमक अलंकार का। तो आपको याद रखना है ये सब चीज़ें। चौथा क्वेश्चन है कि इस काव्यांश में किस समय का वर्णन किया गया है? तो इस काव्यांश में कवि ने प्रातःकालीन समय का वर्णन किया है। किस समय का वर्णन किया है? तो प्रातःकालीन समय का वर्णन किया गया है। ठीक है, इस काव्यांश में। पांचवा प्रश्न है कि प्रभात के वर्णन में क्या क्या कहा गया है? तो प्रभात के वर्णन में, प्रभात का वर्णन करने के लिए कवि ने आकाश में तारों के छिपने, सुबह सुबह, ठीक है, सुबह सुबह पक्षियों के चहचहाने, पेड़ पौधों पर उगे नए पत्तों के हिलने, समस्त कलियों के पुष्पों में परिवर्तित होकर पराग से युक्त होने आदि उपादानों का प्रयोग किया गया है। तो ये पूरा आपको लिखना पड़ेगा। अब ऐसा नहीं सोचना है कि 2 नंबर का क्वेश्चन है तो इतना हमको लिखना पड़ेगा। अगर इतना लिखना है उसमें, अगर वो क्वेश्चन इस प्रकार का पूछ रहा है जिसका उत्तर बड़ा होगा तो आप लिखेंगे, पूरा लिखेंगे, तभी आपको 2 अंक दिया जाएगा। तो कोई कोई ऐसा क्वेश्चन आता है जिसमें एक ही लाइन में उत्तर मिल जाता है, लेकिन कुछ प्रश्न ऐसे भी होते हैं जिनका उत्तर आपको 5 से 6 लाइन में लिखना पड़ता है, तो नंबर आपको उतने ही मिलेंगे। फिर अगला प्रश्न है कि आंखों में भरी विहागरी से क्या तात्पर्य है? तो इसका क्या तात्पर्य हो जाएगा? तो आंखों में भरे विहागरी से तात्पर्य है कि आंखों में आलस्य भरे हुए सोना। क्या इसका अर्थ हो जाएगा? तो आंखों में आलस्य भरे हुए सोना इसका तात्पर्य होता है। तो यह पहला पद्यांश दिया गया था गीत चैप्टर पे आधारित। अब जो दूसरा पद्यांश है यह है श्रद्धा मनु चैप्टर पे आधारित। ठीक है, और ये चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके पद्यांश जो है हर साल किसी न किसी सेट में आपको जरूर देखने को मिल जाएगा। क्या दिया है पद्यांश? कि नील परिधान बीच सुकुमार, खुल रहा मृदुल अधकुला अंग, खिला हो ज्यों बिजली का फूल, मेघ बन बीच गुलाबी रंग, ओह वह मुख पश्चिम के व्योम, बीच जब घिरते हो घनश्याम।
ठीक है। आगे 2 लाइन और दिया है कि अरुण रवि मंडल उनको भेद दिखाई देता हो छविदाम। तो यह पद्यांश दिया गया है। पहला प्रश्न है कि पाठ का शीर्षक और कवि का नाम, तो सेम टू सेम वैसे ही लिखना है, बस यहाँ पर शीर्षक क्या हो जाएगा, श्रद्धा मनु हो जाएगा। शीर्षक का मतलब चैप्टर का नाम लिखना होता है, और इसमें भी वही काम करना है, शुरुआत के 1-2 शब्द, बीच में डॉट डॉट डॉट, और लास्ट का 1-2 शब्द आपको लिख देना है। तो पहला प्रश्न है कि पाठ का शीर्षक, तो श्रद्धा मनु, कवि का नाम तो जयशंकर प्रसाद। दूसरा क्वेश्चन पूछा गया है कि उपर्युक्त कविता में किसके रूप का वर्णन है। तो प्रस्तुत कविता में मनु श्रद्धा के रूप सौंदर्य का वर्णन कर रहा है। ठीक है, इसमें किसका वर्णन किया गया है, तो इसमें मनु श्रद्धा के रूप सौंदर्य का वर्णन कर रहा है। ठीक है, तो ये दूसरे का उत्तर हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन है कि बिजली के फूल से क्या तात्पर्य है। तो बिजली के फूल से यह तात्पर्य है कि वस्त्रों के मध्य से कहीं कहीं से दिखाई दे रहे उसके कोमल अंग ऐसे प्रतीत हो रहे हैं जैसे वे नीले बादलों के समूह में चमकती हुई बिजली के गुलाबी गुलाबी फूल हों। ठीक है, तो यही है बिजली का तात्पर्य, बिजली के फूल का तात्पर्य। अगला प्रश्न है कि उपर्युक्त पद्यांश में कौन सा अलंकार है। तो इसमें किस अलंकार का प्रयोग किया गया है, तो इसमें उत्प्रेक्षा अलंकार का प्रयोग किया गया है। ठीक है, तो चौथे का क्या उत्तर हो जाएगा, उत्प्रेक्षा अलंकार। पांचवा प्रश्न है कि रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो कहाँ तक हमें व्याख्या करना है, तो मेघ बन बीच गुलाबी रंग, इसी एक लाइन का हमें क्या करना है, व्याख्या करना है। तो लिखेंगे रेखांकित अंश की व्याख्या। तो क्या लिखेंगे इसमें कि मनु के भावों की अभिव्यक्ति करते हुए प्रसाद जी लिखते हैं कि वस्त्रों के मध्य कहीं कहीं से दिखाई दे रहे उसके कोमल अंग ऐसे प्रतीत हो रहे हैं जैसे वे नीले बादलों के समूह में चमकती हुई बिजली के गुलाबी गुलाबी फूल हों। तो वही उत्तर आपको लिखना है जो तीसरा में मैंने बताया था। ठीक है, बिजली का फूल का क्या तात्पर्य है जो उसमें बताया था, वही आपको रेखांकित अंशों की व्याख्या में भी लिख देना है। ठीक है, तो इसमें 5 क्वेश्चन पूछा गया था। अब अगला जो पद्यांश है ग नंबर, वह क्या है कि दुख की पिछली रजनी बीच विकसता सुख का नवल प्रभात, एक पर्दा यह झीना नील छिपाए है जिसमें सुख गात, जिसे तुम समझे हो अभिशाप जगत की ज्वालाओं का मूल, ईश का वह रहस्य वरदान कभी मत इसको जाओ भूल। तो यह अगला पद्यांश है। इस पर 8 क्वेश्चन पूछा गया है, लेकिन आपके पेपर में केवल 5 प्रश्न दिए जाएंगे। यह प्रैक्टिस करने के लिए ज़्यादा क्वेश्चन दिया गया है। पहला प्रश्न है कि उपयुक्त पद्यांश के कवि एवं कविता का नाम। तो सेम टू सेम वही चीज़ लिखना है, कवि का नाम जयशंकर प्रसाद और कविता का नाम क्या हो जाएगा, तो श्रद्धा मनु हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है कि श्रद्धा किसके हताश मन को प्रेरणा दे रही है। तो श्रद्धा मनु के हताश मन को प्रेरणा दे रही है। ठीक है, श्रद्धा मनु के हताश मन को प्रेरणा दे रही है। इस पद्यांश में किस प्रसंग का वर्णन है। तो प्रस्तुत पद्यांश के माध्यम से श्रद्धा मनु को उदासी त्याग कर प्रसन्न चित्त हो और आशान्वित होकर जीने की प्रेरणा दे रही है। यही प्रसंग है इस पद्यांश का। चौथा क्वेश्चन है कि एक पर्दा यह झीना नील, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है। तो इस पंक्ति में उपमा अलंकार है। कौन सा अलंकार है, तो उपमा अलंकार है। पांचवा प्रश्न है कि रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो कहाँ से कहाँ तक व्याख्या करना है कि दुख की पिछली रजनी बीच विकसता सुख का नवल प्रभात, इस 2 लाइन का हमें व्याख्या करना है। तो हेडिंग डालेंगे रेखांकित अंश की व्याख्या। श्रद्धा मनु को प्रेरित करते हुए कहती है कि दुख की रात के ही मध्य सुख का नया सवेरा उदित होता है। ठीक है, तो यही क्या हो जाएगा, रेखांकित अंश की व्याख्या हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या पूछा गया है, 6 नंबर। तो 6 नंबर क्वेश्चन है कि सुख का नवल प्रभात क्यों विकसता है। तो सुख का नवल प्रभात इसलिए विकसता है, तो यहाँ पर लिखेंगे दुख रूपी रात्रि को समाप्त करने के लिए सुख का नवल प्रभात विकसता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 6 नंबर क्वेश्चन का उत्तर। 7वां प्रश्न है कि दुख और सुख के बीच की दूरी को कवि ने किससे व्यक्त किया है। तो दुख और सुख के बीच की दूरी को कवि ने, ठीक है, रात्रि के अंतिम प्रहर तथा एक पर्दा यह झीना नील से व्यक्त किया है। ठीक है, 8वां प्रश्न है कि क्या दिया 8वां प्रश्न कि नवल प्रभात किसका प्रतीक है। तो नवल प्रभात आपको लिखना है सुख का प्रतीक है। किसका प्रतीक है, तो सुख का प्रतीक है। तो इस पद्यांश में 8 क्वेश्चन दिया गया था। अगला पद्यांश है कि एक तुम यह विस्तृत भूखंड प्रकृति वैभव से भरा अमंद
कर्म का भोग, भोग का कर्म, यही जड़ का चेतन आनंद। अकेले तुम कैसे असहाय, यजन कर सकते तुच्छ विचार, तपस्वी आकर्षण से हीन, कर सके नहीं आत्म विस्तार। पहला प्रश्न है कि उपयुक्त पद्यांश के कवि एवं कविता का नाम, तो वही चीज लिखना है। कवि का नाम जयशंकर प्रसाद, कविता का नाम श्रद्धा मनु। दूसरा क्वेश्चन है कि संसार में सभी जड़ चेतन किससे परिपूर्ण हैं, तो संसार में सभी जड़ चेतन आनंद से परिपूर्ण हैं। किससे परिपूर्ण हैं, तो आनंद से परिपूर्ण हैं। तीसरा प्रश्न है कि इस पद्यांश का प्रसंग क्या है, तो प्रस्तुत पद्यांश में श्रद्धा मनु को कर्मयोगी बनने के लिए प्रेरित कर रही है। इसका प्रसंग क्या है, तो इसमें क्या बताया गया है कि श्रद्धा जो है वह मनु को कर्मयोगी बनने के लिए प्रेरित कर रही है। चौथा क्वेश्चन है कि प्रकृति वैभव से भरा अमंद, इस पंक्ति का क्या अर्थ है, तो विभिन्न प्राकृतिक संपदाओं से परिपूर्ण यह विस्तृत भूभाग है जो हमें आशाओं और उत्साह से भरकर कर्मवीर बनने का संदेश देता रहता है। तुम्हें इस प्रकार निराश और उद्यमहीन होकर जीवन नहीं बिताना चाहिए, बल्कि कठिन परिश्रम करते हुए इस पृथ्वी पर स्थित संसाधनों का उचित रूप से उपभोग करना चाहिए। ठीक है, तो यही क्या उसका अर्थ हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, तो कर्म का भोग, भोग का कर्म, यही जड़ का चेतन आनंद। इसका हमें व्याख्या करना है, तो हेडिंग डालना है रेखांकित अंश की व्याख्या। क्या लिखेंगे इसमें कि हम इस जन्म में किए गए अच्छे या बुरे कर्मों के आधार पर ही अगले जन्म में सुख या दुख का भोग करते हैं। पेड़ पौधे जिन्हें जड़ माना गया है, निस्वार्थ भाव से फूलते फलते हैं, यह जड़ प्रकृति का चेतन आनंद है। तो ये क्या हो जाएगा, तो इस 2 लाइन का व्याख्या हो जाएगा। अगला पद्यांश है कि और यह क्या तुम सुनते नहीं, विधाता का मंगल वरदान, शक्तिशाली हो विजयी बनो, विश्व में गूंज रहा यह गान। डरो मत अरे अमृत संतान, ठीक है, अग्रसर है मंगलमय वृद्धि, पूर्ण आकर्षण जीवन केंद्र, खींची आवेगी सकल समृद्धि। पहला प्रश्न है कि उपयुक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए। अब देखिए, पहला जो क्वेश्चन है वो 2 प्रकार से पूछा जा सकता है, या तो देगा कवि एवं कविता का नाम, या तो पूछ लेगा संदर्भ। तो संदर्भ आपको कैसे लिखना है, तो प्रस्तुत पद्यांश हमारी हिंदी पाठ्य पुस्तक में संकलित जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित श्रद्धा मनु पाठ से लिया गया है। ठीक है, तो ये का क्या हो जाएगा, तो ये संदर्भ हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन पूछा गया है कि किसका विजय गान विश्व भर में गूंज रहा है, तो क्या लिखेंगे, विधाता का विजय गान विश्व भर में गूंज रहा है। तो ये दूसरे का उत्तर हो जाएगा। तीसरा प्रश्न है कि इस पद्यांश में कौन सा अलंकार है, तो इस पद्यांश में अनुप्रास अलंकार है। कौन सा अलंकार है, तो अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। चौथा क्वेश्चन है कि इस पद्यांश का प्रसंग लिखिए, तो प्रस्तुत पद्यांश में मनु के एकांत एवं निराश जीवन में आशा का संचार करती श्रद्धा उसे नवीन मानव सृष्टि का प्रवर्तक बनने की प्रेरणा देती है। तो यह क्या हो जाएगा, प्रसंग हो जाएगा। पांचवा प्रश्न है कि रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। ठीक है, तो कहाँ तक हमें व्याख्या करना है, तो यहाँ पर शक्तिशाली हो विजयी बनो, विश्व में गूंज रहा यह गान, इस 2 लाइन का हमें व्याख्या करना है। तो लिखेंगे रेखांकित अंश की व्याख्या। तो श्रद्धा मनु से कहती हैं कि तुमने इस संसार की रचना करने वाले विधाता का कल्याणकारी वरदान नहीं सुना, जिसमें उन्होंने कहा है कि शक्तिशाली बनकर विजय प्राप्त करो। ठीक है, श्रद्धा कहती हैं कि हे देवपुत्र मनु, तुम इस नवीन सृष्टि का विकास करने के लिए तैयार हो जाओ। तो ये क्या हो जाएगा, तो रेखांकित अंश की व्याख्या हो जाएगा। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। इसकी आगे के जो पद्यांश आपकी किताब में दिए गए हैं उसको हम अगले वीडियो में हल करेंगे। ठीक है, तो ये वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।